ओके हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट किया था, कौन सा वाला, आई थिंक रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे हम लोग, है ना। तो देखो अभी नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जूलॉजी का, कौन सा, चैप्टर नंबर 9, जो आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, किडनी वाला है ना टॉपिक। तो चलो जल्दी इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो इसके अंदर हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बारे में। तो पहले चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना क्या है कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते कौन से, एंड होते तो है अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, बट देन उसके बाद में उसका बॉडी से एलिमिनेशन कैसे करना है ना। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कौन सा चैप्टर, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। तो आप मुझे पहले बताइए कि जैसे हम लोग जब किडनी के बारे में बात करते हैं, है ना, तो किडनी का मेन फंक्शन क्या होता है, किडनी का मेन फंक्शन क्या है। तो सब लोग बच्चे आंसर दे रहे होंगे एक्सक्रीशन। नहीं बेटा, इसका सेकंड जो काम होता है वो होता है एक्सक्रीशन करना, राइट। बट इसका मेन प्राइम फंक्शन क्या है, मतलब इसका मेन फंक्शन क्या है। तो इसका मेन फंक्शन होता है ऑस्मो रेगुलेशन। जैसे मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी ब्लड वेसल्स है, और ब्लड वेसल्स के अंदर क्या फील्ड होता है, ब्लड फील्ड होता है, वाओ, है ना, कॉमन सेंस। अब इसके अंदर मान लेते हैं कि हम लोग ग्लूकोज का जो लेवल होता है वो होना चाहिए कितना, 120 मिलीग्राम पर 100 ml। ये कितना दिया हुआ है, 100 ml के अंदर ग्लूकोज का जो आइडियल कॉन्सेंट्रेशन है वो 120 मिलीग्राम होना चाहिए। अब मान लीजिए कि सोडियम का तो मुझे याद नहीं है, तो मैं इसको ऐसे रफ लिख देती हूँ। तो ये हो जाना चाहिए यहाँ पे 300 मिलीग्राम पर 100 ml। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने कैल्शियम का लेवल ले लिया 90 मिलीग्राम पर 100 ml, और फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, आप लोगों ने सुना होगा यूरिया, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, है ना, ये भी प्रेजेंट होता है। और ये मान लो कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ये मान लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे 70 मिलीग्राम पर 100 ml प्रेजेंट है, मतलब पर 100 ml प्रेजेंट हो गया। अब मान लेते हैं कि इसके अंदर कि बहुत सारी ब्लड के अंदर क्या होता है, प्रोटीन भी होती है, आपको पढ़ाऊंगी मैं। और यहाँ पे प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन मान लेते हैं कि 150 मिलीग्राम पर 100 ml। तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम लोग एक बात कर रहे हैं आइडियल कॉन्सेंट्रेशन के बारे में। ये वैल्यू मैंने रफ लिखी है बेटा, इनको याद करने की आपको कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। अब मान लो कि आपको स्वीट का बहुत शौक है, आप लोगों ने उस दिन खूब सारी स्वीट्स खा ली। तो बहुत सारी मिठाई खाने के बाद क्या होगा, आपके ब्लड का ग्लूकोज लेवल क्या होगा, बढ़ने लगेगा। एंड ग्लूकोज का लेवल मान लीजिए कि यहाँ पे हो गया आपका कितना, 250 मिलीग्राम पर 100 ml, मतलब बहुत ज्यादा हो गया ना। तो उस केस में अब क्या होगा, ब्लड एक बेटा सॉल्यूशन होता है, एंड सॉल्यूशन का अपने क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पे ब्लड के अंदर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया। तो अब हमारा जो ब्लड होगा वो हो जाएगा हाइपरटोनिक, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि जो भी एक्सेस ग्लूकोज होगा, मतलब 120 मिलीग्राम तो हम मेंटेन रखेंगे, 120 के अलावा जो बाकी बचा हुआ जो ग्लूकोज होगा उसको हम किडनी के थ्रू क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा। तो 120 के अलावा जो एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज होगा उसका यहाँ से क्या कर दिया हमने, एक्सक्रीशन कर दिया। अब मान लो कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नमक खाने का बड़ा शौक होता है, तो उन्होंने बहुत ज्यादा सब्जी वगैरह में सॉल्ट डालते हैं, है ना। तो बेटा आप ध्यान रखना कि जो एक्सेसिव नमक होता है बेटा हार्ट के ऊपर बहुत लोड क्रिएट करता है ना। तो बहुत ज्यादा नमक खाना अच्छी बात नहीं होता है। अब मान लो कि बच्चे जो है नमक खा रहे हैं बहुत ज्यादा, मतलब 300 तो होना चाहिए आइडियल, बट उन्होंने खा लिया कितना, 400। अब 400 जब होगा तो इसमें क्या होगा, तो यहाँ पे ब्लड में होना कितना चाहिए, 300 मिलीग्राम। तो बाकी जो 100 मिलीग्राम होगा वो यहाँ से किडनी से क्या कर दिया जाएगा, एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा। समझ आ गया, ठीक है। और देखो मान लो कि हम लोग दूध नहीं पी रहे और यहाँ पे मिल्क कंज्यूम ही नहीं करते, कुछ लोग दूध नहीं पीते हैं। तो जब दूध नहीं पियोगे तो आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम का जो लेवल है वो मान लीजिए कितना हो गया, 70 मिलीग्राम पर 100 ml हो गया। सो इस केस में मुझे बताओ कि कैल्शियम का लेवल ब्लड में क्या हो गया, कम हो गया। तो क्या यहां से किडनी इसको यूरिन के थ्रू बाहर जाने देगी क्या, नहीं। तो कैल्शियम जो होगा वो सारा का सारा वापस किडनी क्या करेगी,
रीएब्जॉर्ब कर लेगी, क्योंकि ब्लड में कैल्शियम क्या है, कम। एंड लाइक दिस, इस तरीके से। तो हम लोग ये बोलेंगे कि अच्छा इधर 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 एक और चीज, लाइक यूरिया। यूरिया का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ब्लड में वो 15 to 30 मिलीग्राम होता है पर 100 ml, है ना। तो जब किसी पर्सन की किडनी खराब हो जाती है ना, तो कैसे पता किया जाता है, तो उनका होता है ब्लड टेस्ट। और ब्लड टेस्ट के अंदर अगर यूरिया का लेवल 15 to 30 से अगर ज्यादा मिलता है तो बेटा वो एक अलार्मिंग कंडीशन है ना। तो इसका मतलब बाकी का जो रिमेनिंग जितना भी यूरिया होता है वो सारा का सारा ब्लड यूरिन के थ्रू किडनी इसको बाहर निकाल देगी। पॉइंट समझ आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि किडनी जो है वो एक्सक्रीशन तो कर ही रही है, एक्सक्रीशन तो कर ही रही है बेटा, बट इसके साथ जो है यहाँ पे जो भी ब्लड के अंदर चीजें एक्सेस के अंदर होती है उनको वो यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती है, या फिर जो चीजें कम होती है उनको वापस वो पूरा रीअब्सॉर्ब करने की कोशिश करती है। तो अल्टीमेटली ये सारे ब्लड में होते क्या है, सॉल्यूट होते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किडनी जो है ब्लड के जो सॉल्यूट्स है उन सॉल्यूट्स की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन रखने में हेल्प करती है। पॉइंट समझ आया? ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन रखना, सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन रखना, दिस इज ऑस्मो रेगुलेशन। ये क्या हो जाएगा, ऑस्मो रेगुलेशन। तो ये फंक्शन होता है किसका, एक्सक्रीटरी ऑर्गन का। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं, आप लोगों ने कभी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और वेस्ट प्रोडक्ट के बारे में सुना है? दोनों में क्या डिफरेंस होता है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में और वेस्ट प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस होता है? मैडम वेस्ट प्रोडक्ट वेस्ट होता है और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। तो बेटा एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन लिखी हुई है कि नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट, क्या बोला मैंने, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। मतलब वेस्ट प्रोडक्ट जिनके पास नाइट्रोजन होता है, सिर्फ उन वेस्ट प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। अब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बेसिस पे हमारे पास एनिमल 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से मैम? एक, अगर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यहाँ पे सिक्रीट आउट किया जा रहा है, एक्सक्रीट आउट किया जा रहा है इन फॉर्म ऑफ अमोनिया, तो NH3 क्या होता है, अमोनिया होता है। या फिर इसको एक्सक्रीट आउट किया जाएगा कौन सी फॉर्म में, यूरिया की फॉर्म में। तो ये फॉर्मूला आप याद रख लेना, NH2CO NH2। तो ये चीज क्या हो जाएगा, यूरिया। क्योंकि मैं आपको बाद में जाके बताऊंगी कि इस यूरिया को बनाने के लिए 2 अमोनिया की रिक्वायरमेंट होती है और एक CO2 की रिक्वायरमेंट होती है। तो 2 अमोनिया 1 CO2 मिलके क्या बनाएंगे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया प्रोड्यूस करेंगे। इसके अलावा यूरिक एसिड का डायग्राम आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ये आपको 12th क्लास में पढ़ना होता है। देखो ऐसे ये डायग्राम है यूरिक एसिड का। मिलने जानती, तो इसमें आप लोगों ने क्या नोटिस किया है, इसमें आप नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। और नाइट्रोजन तो प्रेजेंट है बट ये क्या होता है, वेस्ट होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूरिक एसिड, है ना। तो इसका डायग्राम आपको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम लोग बात क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे एनिमल्स के बारे में। तो हमारे पास एनिमल्स कितने तरह के हो गए, 3 टाइप्स ऑफ एनिमल हो गए, बेस्ड ऑन क्या, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, कि वो कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं। तो अगर अमोनिया के फॉर्म में वो एक्सक्रीशन करेंगे तो उसको बोला जाएगा क्या, अमोनोटैलिक। तो ये अमोनोटैलिक क्या होगा, ये एनिमल के नेम है बेटा। और जो यूरिया के फॉर्म में जो एक्सक्रीशन करेंगे दैट इज कॉल्ड एज यूरियोटैलिक। एंड यूरिक एसिड के फॉर्म में जो यूरिया का एक्सक्रीशन करेंगे उसको बोलेंगे यूरिकोटैलिक। तो ये
क्या हो जाएगा यहाँ पे, यूरिकोटैलिक हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। अब मैम हमें एग्जाम्पल बताओ कि कौन से एनिमल होते हैं जो अमोनिया टेलिक होते हैं, यूरोटेलिक होते हैं या यूरिकोटेलिक होते हैं। देखो अमोनिया जो गैस होती है ना, दिस इज वेरी वेरी टॉक्सिक। ये क्या होगा, हाईली टॉक्सिक गैस होती है और गैस होती है, बट ये इसके कंपेरेटिवली जो यूरिया होता है वो लेस टॉक्सिक होता है, और इसके कंपेरेटिवली यूरिक एसिड जो है लीस्ट टॉक्सिक होता है। मतलब मैं सिर्फ यहाँ पे 3 को कंपेयर कर रही हूँ। तो इन तीनों के अंदर सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन है, अमोनिया। उससे कम टॉक्सिक कौन है, यूरिया। और सबसे लीस्ट टॉक्सिक कौन होगा, यूरिक एसिड हो गया। ये क्लियर। अब ये जो अमोनिया होती है ये होती है वाटर सोल्यूबल गैस। ये क्या होगी, वाटर सोल्यूबल गैस। अब कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम कैसे, तो ये हमारे पास अमोनिया है, ये वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा, और वाटर के अंदर हम लोग जानते हैं कि एक H+ होता है और एक OH- होता है ना। तो ये एक H+ को रिसीव करके कन्वर्ट हो जाएगा अमोनियम के अंदर, और अमोनियम के ऊपर चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। एंड जिस भी मॉलिक्यूल के ऊपर आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो, वो चीजें क्या होती है, वाटर सॉल्युबल होती है। तो ये अमोनिया क्या हो जाएगा, वाटर सॉल्युबल। तो अमोनिया का वाटर सॉल्युबल फॉर्म कौन सा होता है, अमोनियम आयंस। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो मैडम क्लियर हो गया कि अमोनिया कौन सिक्रेट करेगा, ये वाटर सॉल्युबल गैस है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाएगा कौन, एक्वेटिक एनिमल्स। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल आएगा कौन सा, एग्जाम्पल आ जाएगा यहाँ पे एक्वेटिक एनिमल। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ, हम लोगों ने शायद कभी अमीबा के बारे में सुना होगा। क्या पढ़ा होगा, अमीबा। तो अमीबा जो होता है वो ये क्या होता है, सिंगल सेल होती है। ये मैंने एक सिंगल सेल बना दी, और इस सिंगल सेल के अंदर क्या हो रहा है, सेल के अंदर यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है अमोनिया। और 1 मिनट, ये अमोनिया कब प्रोड्यूस होता है, जब हमने इससे जस्ट प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था रेस्पिरेशन, तो हमने बोला था कि जब कार्बोहाइड्रेट और फैट को जब हम यूज करते हैं रेस्पिरेशन के अंदर, तो वहां पे अमोनिया नहीं प्रोड्यूस होता है। बट जब हम प्रोटीन को रेस्पिरेशन के अंदर यूज करते हैं, तो प्रोटीन से बना था अमाइनो एसिड, फिर अमाइनो एसिड का हमने किया था डीअमाइनेशन। ठीक है, तो ये एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट कब प्रोड्यूस होता है, जब प्रोटीन को हम लोग यूज करते हैं एज अ रेस्पिरेटरी सब्सटेंस। तो रेस्पिरेटरी सब्सटेंस की तरह जब प्रोटीन को हम लोग यूज करते हैं, तो इसमें बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने देखा था कि डीअमाइनेशन के बाद प्रोड्यूस होता है क्या, अमोनिया। तो ये अमोनिया हमारे बॉडी में भी ईच एंड एवरी सेल्स के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि ईच एंड एवरी सेल्स क्या परफॉर्म कर रही है, रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रही है। और रेस्पिरेशन के अंदर वो 10 to 15% जो है वो क्या यूज करती है, प्रोटीन यूज करती है। तो अब जो लोग बहुत ज्यादा एक्सेसिव नॉनवेज खाते हैं, मतलब सुबह नॉनवेज, शाम को नॉनवेज, मतलब डेली उनकी डाइट के अंदर नॉनवेज आ रहा है, तो नॉनवेज जो होता है बेसिकली उसमें बहुत ज्यादा रिच प्रोटीन होता है। एंड जब आप बहुत ज्यादा एक्सेसिव प्रोटीन डाइट यूज करते हो, तो बेटा सेल के अंदर टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सबसे अच्छा होता है वेजिटेरियन होना। ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा वेजिटेरियन जो होते हैं उनके अंदर ज्यादातर जो चीजें होती है वो कार्बोहाइड्रेट होती है। और आपने पढ़ा था बेटा कि कार्बोहाइड्रेट सबसे क्विक एनर्जी देते हैं, एंड साथ में कार्बोहाइड्रेट के अंदर नाइट्रोजन नहीं होता है, तो वहां पे अमोनिया भी प्रोड्यूस कम होती है। पॉइंट समझ आया। तो जो लोग डेली नॉनवेज खा रहे हैं, तो प्लीज आपके लिए बेटा वार्निंग है, अगर आप बहुत ज्यादा एक्सेसिव नॉनवेज खाते हैं तो प्लीज आप लोग फिर पानी भी उस हिसाब से ज्यादा पीजिए। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तो ये इसके अंदर क्या हुआ है, रेस्पिरेशन के अंदर इसने यूज किया है प्रोटीन, एंड प्रोटीन का बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में यहाँ पे प्रोड्यूस होगा अमोनिया। अब अमोनिया की हाई कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे है, इसकी सेल के अंदर, और बाहर कौन है, बाहर है वाटर। तो ये अमोनिया क्या होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो अपने आप चली जाएगी, हाई टू लो मूव कर जाएगी। तो इसका मतलब अमीबा के अंदर यहाँ पे जो एक्सक्रीशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, बॉडी सरफेस के थ्रू। तो यहाँ पे एक्सक्रीशन कैसा हो रहा है, बॉडी सरफेस के थ्रू हो रहा है। यहाँ पे बेटा अमीबा एक खुद सिंगल सेल है, तो जब एक सेल है तो इसके पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन कैसे होगा, है ना। तो ये चीज हो गई। दूसरा इसमें हम लोग बात करते हैं एक्वेटिक फिशेस के बारे में, और फिशेस बेटा एक्वेटिक ही होती है। बट आगे जाके जब हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ेंगे, तो एनिमल किंगडम के अंदर फिशेस 2 तरह की होती है,
एक हम लोग पढ़ेंगे कार्टिलेजिनस फिश और एक होती है बोनी फिश। देखो जो लोग फिश खाते हैं ना उनको इस चीज का एक्सपीरियंस होगा। कुछ लोग फिश एक सस्ती वाली आती है जिसको खाने पर बीच में कांटा आता है। वो कांटा क्या है, उसकी बोन से बेटा, वो उसकी वर्टिबल कॉलम होती है ना। और कुछ फिश ऐसी होती है जिनको खाने पर आपको कुछ भी फील नहीं होगा, मतलब कांटा नहीं आता है उसमें, क्योंकि वो वाली जो फिश होती है वो पूरी, उसका जो एंडोस्केलेटन होता है वो बना होता है कार्टिलेज का। कार्टिलेज ये वाला जिसको चॉप करने पर, काटने पर कोई भी कांटा फील नहीं होगा, आपको हार्ड स्ट्रक्चर फील नहीं होगा, है ना। तो इस तरह से हमारे पास दो तरह की फिश होती है, एक होती है बोनी फिश और एक होती है कार्टिलेजिनस फिश, मतलब जिसका एंडोस्केलेटन बोन्स का बना हुआ है ना। जो फ्रेश वाटर के अंदर मिलने वाली फिश होती है वो कौन सी होती है, बोनी फिश। एंड फ्रेश वाटर के अंदर यहाँ पे आपको मिलेगी क्या, बोनी फिश। तो बोनी फिश जो होती है उसका एक्सक्रीशन क्या होता है, अमोनिया। ये क्लियर हो गया। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है, बहुत मजेदार चीज, कि बोनी फिश के अंदर जो एक्सक्रीशन होगा वो होता कैसे। तो देखो अभी मैंने बोला था कि बोनी फिश के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है, अमोनिया होती है। और अमोनिया जस्ट हमने देखा था कि वाटर सॉल्युबल गैस है। तो देखना कैसे, ये फिश पानी पीती है, फिर उसके बाद में ये गिल से उसको बाहर निकाल देती है ना। तो गिल से जब वो बाहर निकालती है तो जो वाटर इसने एंटर, मतलब वाटर जो इसने पिया है उसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन होती है। तो गिल्स के अंदर क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। बट साथ में गिल्स के अंदर वहां पे अमोनिया भी जो है वो वाटर के साथ में निकल जाती है। तो यानी फिशेस के गिल्स के दो काम हो गए, एक तो गैसियस एक्सचेंज हो गया और दूसरा एक्सक्रीशन भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे फिशेस के अंदर, यहाँ पे आएगी कौन, गिल्स। तो गिल्स के थ्रू क्या करता है, वो अमोनिया को बाहर रिलीज कर देता है। तो अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम फिर फिशेस के अंदर किडनी का क्या काम है। फिशेस के अंदर अगर गिल्स अमोनिया को रिलीज कर रहा है वाटर के अंदर, तो फिर किडनी का क्या काम है। बेटा मैंने आपको क्या बोला था कि किडनी का काम सेकेंडरी होता है, एक्सक्रीशन। सेकेंड काम होता है इसका एक्सक्रीशन, बट पहला मेन फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन होता है ऑस्मोरेगुलेशन। तो यानी फिशेस के अंदर, इन फिश के अंदर किडनी का काम क्या होगा, यहाँ पे किडनी का काम होगा क्या, ऑस्मोरेगुलेशन। बट यहाँ पे एक्सक्रीशन कौन कर रहा है, यहाँ पे एक्सक्रीशन कर रहा है कौन, गिल्स। तो ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यूरियोटेलिक के बारे में। तो देखो ये वाले एनिमल कहां पे रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं। तो पानी के अंदर अमोनिया रिलीज करने में कोई इनको प्रॉब्लम नहीं होगी, अमोनिया बनी वाटर में चली गई। बट यहाँ पे प्रॉब्लम आती है बेटा, ये दोनों ही एनिमल क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं। ये दोनों ही एनिमल कैसे होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जब ये एनिमल टेरेस्ट्रियल होंगे तो इनके पास वाटर बहुत ज्यादा एक्सेसिव नहीं होगा। तो जब बहुत ज्यादा एक्सेसिव वाटर नहीं होगा तो उस कंडीशन के अंदर ये अमोनिया तो रिलीज नहीं कर सकते, क्योंकि अमोनिया रिलीज करने के लिए बहुत ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस कंडीशन में पानी को बचाने के लिए वो एक ऐसा सब्सटेंस प्रोड्यूस करेंगे जो वाटर के अंदर लेस सॉल्युबल होगा। तो ये क्या होगा, लेस टॉक्सिक होता है और वाटर के अंदर ये लेस सॉल्युबल होता है। एंड ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे लीस्ट सॉल्युबल। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए आपको कम पानी की जरूरत पड़ेगी। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे अमोनिया से बना दिया जाता है यूरिया, जैसे हम लोग। बट इसको निकालने के लिए आपको और कम पानी की जरूरत होगी, है ना। तो यहाँ पे पानी और ज्यादा अच्छा बच सकता है। सो ये जो दोनों मेथड होते हैं ना, ये एक्चुअली वाटर कंजर्वेशन के लिए, ये पानी बचाने का तरीका है बेटा। तो ये कौन करेगा बोलो, ये करेगा कौन, टेरेस्ट्रियल एनिमल। और इसमें भी एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, टेरेस्ट्रियल एनिमल। पर मैडम इसमें होगा कौन, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अंदर। तो कॉमन सेंस की बात है, कभी आप लोगों ने फिश को देखा है, सॉरी बर्ड्स को, तो बर्ड्स को कभी पानी पीते हुए देखा है, बस 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप पानी पीती है बस। तो इसका मतलब उसमें वाटर बहुत बहुत कम होता है। तो जब वाटर बहुत 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 कम है तो वो एक्सक्रीशन उसको कौन सी फॉर्म में करना चाहिए, यूरिक एसिड की फॉर्म में।
तो आपने देखा होगा कि बर्ड्स के अंदर ये जो यूरिक एसिड होता है वो रिलीज किया जाता है इन फॉर्म ऑफ पेस्ट। ठीक है, तो ये पेस्ट के फॉर्म में या फिर पैलेट के फॉर्म में इसको रिलीज किया जाता है। अब ये तो बेटा सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि कबूतर ने या किसी बर्ड ने आपके ऊपर, ठीक है, तो आप समझ जाना कि उसके अंदर क्या था, यूरिक एसिड था, और वो क्या कर रहा है, वाटर को कंजर्व कर रहा है, पानी को बचा रहा है। सो दैट्स व्हाई वो पानी के अंदर कम सॉल्युबल वाला मटेरियल प्रोड्यूस कर रहा है। बट साथ ही बेटा अगर इसको आप जल्दी जल्दी बॉडी से नहीं निकालोगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ सकती है। सो दैट्स व्हाई ये क्या प्रिफर किया जाता है कि टॉक्सिक भी कम होता है, ताकि आप इसको थोड़े लंबे टाइम तक बॉडी के अंदर रख सकते हो। इसको तो क्या होता है, बनाया क्विकली रिलीज कर दिया, बट इसको बनाया पर ये क्विकली रिलीज नहीं होगा, है ना, तब तक ये बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी नहीं कॉज करी। सो दैट्स व्हाई ये क्या होता है, लीस्ट टॉक्सिक होता है, और ये कंपेरेटिवली क्या होता है, लेस टॉक्सिक होता है। तो कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ पे हमने बात की थी किसके बारे में, बर्ड्स के बारे में। और एक यहाँ पे आ जाता है कौन, रेप्टाइल्स भी। आप लोगों ने सांप वगैरह को पानी पीते हुए देखा है क्या, घरों के अंदर दीवारों के ऊपर छिपकली होती है ना, लिजर्ड, तो उसको भी पानी पीते हुए देखा है क्या, नहीं ना। ये क्या बोलते हैं इसको, स्पाइडर को पानी पीते हुए देखा है क्या, नहीं ना। तो इनके अंदर क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। तो यहां से क्या आ जाएगा, रेप्टाइल्स, तो ये आ जाएंगे रेप्टाइल्स। और इसके अलावा मैंने आपको एक और एग्जांपल बताया था, कौन सा, बर्ड्स का। इसके अलावा मैंने जस्ट अभी एक एग्जांपल लिया था किसका, स्पाइडर का। तो स्पाइडर हो गया, चींटी हो गई, है ना। तो ये इंसेक्ट जो होते हैं वो भी क्या रिलीज करते हैं, यूरिक एसिड। याद रखना, क्योंकि हम कॉकरोच बढ़ने वाले हैं, तो कॉकरोच के अंदर आएगा ये क्लियर हो गया। इसके अलावा और क्या एग्जांपल हो सकता है, चलो मैं एनसीईआरटी के 2 ही एग्जांपल बता रही हूँ, मतलब 3, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और कौन आ जाएगा, इंसेक्ट। अब इधर आ जाते हैं, तो आप लोगों ने कभी वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ा है? तो जिन बच्चों को वर्टिब्रेट्स के बारे में आइडिया नहीं है तो आप लोग लिख लो, इसको याद करने का तरीका होता है परम। परम मतलब फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, ये है एव्स, एंड एव्स मतलब बर्ड्स, और ये वाला हो जाएगा मैमल्स। तो फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स मतलब बर्ड्स, और मैमल्स, तो ये क्या होते हैं, दीज आर वर्टिब्रेट्स। तो आप लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे फिशेस को तो क्या बना दिया, फिशेस को बना दिया अमोनोटैलिक, रेप्टाइल्स को और बर्ड्स को आपने बना दिया क्या, यूरिकोटेलिक। तो इसका मतलब बचा कौन, यहाँ पे बचा है कौन सा, एम्फीबियंस और मैमल्स। तो एम्फीबियंस और मैमल्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे टेरेस्ट्रियल एनिमल। बट बेटा यहाँ पे आएगी फिश, और फिश जो कहाँ रहती है, मराइन वाटर के अंदर। ये वाली फिश कौन थी, फ्रेश वाटर फिश मतलब बोनी फिश। ये वाली मराइन फिश जो एक्चुअली होती है कार्टिलेजिनस फिश। तो इसका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो क्या होगा, यूरिया होगा। अब आगे बोलो एग्जांपल, तो यहाँ पे आ जाएंगे टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस। तो जब आपको मैं फ्रॉग पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी बेटा कि फ्रॉग का जो टेडपोल होता है, ठीक है, फ्रॉग का जो टेडपोल, उसका जो लार्वा होता है वो कहाँ रहता है, पानी के अंदर। तो जब वो पानी में रहता है तो वो होता है अमोनोटैलिक, बट जब ये पूरा एक एडल्ट फ्रॉग बन जाता है तो ये बन जाता है यूरियोटैलिक। तो इसके एक्सक्रीशन के अंदर भी आपको कितना एक ब्यूटीफुल स्विचिंग मिलेगी, एक ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा, एक ट्रांजिशन मिलेगा। क्लियर। तो ये मैं बात कर रही हूँ टेरेस्ट्रियल एनिमल एम्फीबियंस के बारे में। टेरेस्ट्रियल मतलब एडल्ट, ये हो जाएगा टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस। चलो उसके बाद यहाँ पे अब एग्जांपल लिखते हैं, ये एम्फीबियंस हो गया, तो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल आ जाएगा कौन सा, मैमल्स। और इसके अलावा आप याद रखना, आप लोगों ने कभी मोलस्क सुना है, मोलस्का, जिसमें आता है ऑक्टोपस, बट उसी ग्रुप में आता है स्नेल भी। बट स्नेल कैसा होता है, स्नेल टेरेस्ट्रियल होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा कौन सा, टेरेस्ट्रियल स्नेल। तो स्नेल यहाँ
यहाँ पे क्या रिलीज करेगा, यहाँ पे रिलीज करता है क्या, यूरिया। तो इस तरीके से ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया कि एक्सक्रीशन मतलब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट विच हैव वेस्ट प्रोडक्ट, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट इज नोन एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो उसके बेसिस पे हमारे पास एनिमल 3 तरह के होते हैं। हालांकि इसके अलावा भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, बट वो आपको पढ़ने की नीड नहीं है क्योंकि कोई भी नेट एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है नहीं। ठीक है, चलो तो ये हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, देखो चलो तो इसके बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में। तो जब हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सीधा आता है किडनी। पर बेटा किडनी आपको सिर्फ वर्टिब्रेट्स के अंदर मिलेगी, सिर्फ वर्म्स के अंदर। तो इसमें आ जाएगा क्या, किडनी। अब किडनी हमारे पास 2 तरह की होती है, एक होती है मेटानेफ्रिक और एक होती है प्रोटोनेफ्रिक किडनी। अब ये क्या मतलब होता है, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है ना, तो यहाँ पे एक प्रेजेंट होती है क्या, एक जस्ट मान लीजिए एक ट्यूब है। अगर इस ट्यूब के इनिशियल पार्ट से अगर डेवलप होता है ये किडनी लाइक एक्सक्रीटरी ऑर्गन, तो इसको बोला जाएगा प्रोटोनेफ्रिक। बट इसके अंदर इस ट्यूब से अगर पोस्टीरियर पार्ट से डेवलप होता है क्या, किडनी, तो इसको बोला जाएगा क्या, मेटानेफ्रिक किडनी। तो आपको इतना डिटेल के अंदर नहीं जाना है, बस आप याद रखना कि ये मैंने 2 चीजें पढ़ाई थी। प्रोटोनेफ्रिक किडनी आपको मिलेगी इनवर्टिब्रेट्स के अंदर, एंड इनवर्टिब्रेट्स मतलब ये तो आप लोग जानते ही हो। ठीक है, अच्छा इनवर्टिब्रेट्स में जैसे एग्जांपल हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्रोटोजोवन। प्रोटोजोवन के बाद में आता है पोरीफेरा। ठीक है, तो प्रोटोजोवन और पोरीफेरा के अंदर आपको ये नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि अमीबा एक प्रोटोजोवन होता है, तो ये बॉडी सरफेस के थ्रू क्या कर रहा है, एक्सक्रीशन कर रहा है। तो इसके अंदर कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता है। एंड इवन पोरीफेरा, मैं आगे जाके बताऊंगी बेटा कि पोरीफेरा इज जस्ट मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स, वो सेल्स का एक ढेर है और वहां पे हर एक इंडिविजुअल सेल जो है वो एक्सक्रीशन कर रही है जस्ट लाइक अमीबा। तो इनके अंदर भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता है। फिर आता है सिलेंड्रेटा। सिलेंड्रेटा में आता है हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर भी आपको एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं मिलेगा। ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन की जो शुरुआत है वो सबसे पहले शुरू हुई थी कहां से, प्लेटी हेलमिंथीज से। फिर आता है एस्के हेलमिंथीज, फिर आता है एनेलिडा, एंड एनेलिडा मतलब अर्थवर्म। एनेलिडा एंड एनेलिडा के अंदर आ जाएगा कौन, अर्थवर्म। ठीक है, ऐसा हम पढ़ेंगे बेटा आगे। और एनेलिडा के बाद में आ जाएगा कौन सा, ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा एंड ऑर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं हमारे इंसेक्ट। ऑर्थ्रोपोडा के बाद में मैं सारी क्लासेस के नाम नहीं लिख रही हूं। फिर आता है मोलस्क और फिर आता है इकाइनोडर्मिटा वगैरह। तो इनके अंदर अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि इन सब के अंदर मतलब इन वर्टिब्रेट्स के अंदर ये जो प्रोटोनेफ्रिक किडनी होती है ये बहुत ही आपको सिंपल स्ट्रक्चर मिलेगा। और सिंपल स्ट्रक्चर भी क्या, हार्डली ये आपको एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मिलेगा। जैसे हम लोग किडनी का जब डायग्राम बनाते हैं तो कितना कॉम्प्लेक्स डायग्राम बनाते हैं ना, बट इसका डायग्राम देखना, ये मैं अर्थवर्म की बना रही हूं। ये समझ आ गया, बस हो गया खत्म। तो इसमें एक फनल होता है, फनल के बाद में एक ट्यूब होती है। तो ये पूरा ट्यूब दिख रहा है ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। तो ये हार्डली क्या मिलेगा आपको, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर मिलेगा और ट्यूबुलर मिलेगा। तो इसका मतलब ये मैं बोल सकती हूँ कि प्रोटोनेफ्रिक किडनी जो होता है दिस इज प्रिमिटिव टाइप ऑफ किडनी। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रिमिटिव टाइप हो जाएगा। बट यहाँ पे मेटानेफ्रिक क्या होगा, मेटानेफ्रिक जो होगा ये हो जाएगी यहाँ से क्या, एडवांस टाइप ऑफ किडनी। ये हो जाएगी यहाँ पे एडवांस टाइप ऑफ किडनी, जो आपको कंपेरेटिवली
जैसे आपने यहाँ पे लिखा है कि सिंपल मिलती है, बट मेटानेफ्रिक किडनी जो होगी वो आपको कैसा मिलेगा, ये आपको एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मिलेगा। ये क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर इनके अंदर मिलता क्या है, प्रोटोनेफ्रिक किडनी मिलती है। मतलब जिसका मोर ओवर ये वाला स्ट्रक्चर सब में कॉमन ही होगा, बट हम लोग थोड़ा स्ट्रक्चर के अंदर आपको डिफरेंस मिलेगा, तो उसके बेसिस पे इनको अलग अलग नाम रखा गया है। इसके अंदर जैसे इसको हम बोलते हैं फ्लेम सेल्स, ये मैं आपको एनिमल किंगडम में पढ़ाऊंगी, तो बस आप इसको देख लो। तो प्लेटिंग हेलमिंथीज के अंदर जब हम सेल्स का डायग्राम बनाएंगे तो बिल्कुल ऐसे जैसे फ्लेम चलती है ना, हाँ, तो उस तरह से आपको इसका स्ट्रक्चर दिखेगा। एनालिडा के अंदर हम बोलते हैं इसको प्रोटोनेफ्रिडिया, और ये जो डायग्राम बनाया है ना, ये मैंने अर्थवर्म का बनाया है, प्रोटोनेफ्रिडिया का डायग्राम बनाया है, तो इसमें मिलेगा आपको प्रोटोनेफ्रिडिया। इंसेक्ट के अंदर आपको छोड़ दो, मॉलस्क के अंदर भी छोड़ दो, ठीक है। ये मैं आपको एनिमल किंगडम के अंदर पढ़ाऊंगी बाय द वे। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पे मेटानेफ्रिक जो होता है ना, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, तो यहाँ पे हम बोलते हैं क्या, किडनी। तो किडनी टेक्निकली टर्म हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, वर्टिब्रेट्स के लिए। एंड वर्टिब्रेट्स मतलब परम, फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। ये क्लियर हो गया। तो अभी आप लोग एक काम करना, वीडियो को यहीं पे पॉज कर दो फटाफट, और इसको पहले इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो और इसको भी लर्न करो अच्छे से, और जितना फिर एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको रीड कर लीजिए जल्दी से, है ना। और जिसको मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट है वो प्लीज आप सेंटर पे आके मॉड्यूल कलेक्ट कर लेना। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन का एक्सक्रीटरी ऑर्गन, दैट इज द किडनी। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करने वाले, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलो, तो उसके बाद अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा स्ट्रक्चर, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी जब हम सिस्टम की बात करें तो ऑब्वियसली इसमें कौन कौन आएगा, तो मैं एक बार रफ डायग्राम बता देती हूँ। तो इसके अंदर कितनी किडनी होती है, यहाँ पे 2 किडनी होगी, ठीक है। तो ये चीज क्या हो गया, तो ये फर्स्ट हो जाएगा। इसके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम कौन कौन बना रहा है, तो इसके अंदर आ जाएगा 1 पेयर ऑफ किडनी। तो किडनी का 1 क्या है, पेयर है, मतलब 2 किडनी हो गई। फिर ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा, यूरेटर। फिर यूरेटर से ये हो जाएगा यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर। एंड ब्लैडर मतलब एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर यूरिन को कलेक्ट किया जाता है। एंड फिर ये हो जाएगा क्या, यूरेथ्रा। तो आप लोग क्या देख रहे हो कि किडनी के बाद में आ जाएगा 1 पेयर ऑफ यूरेटर। तो यूरेटर कितना हो गया, ये हो जाएगा 1 पेयर। फिर थर्ड हो जाएगा इसके अंदर यूरिनरी ब्लैडर, बट यूरिनरी ब्लैडर कितना है, ये जस्ट 1 होगा, 1 पेयर नहीं। और फिर उसके अंदर फोर्थ आ जाएगा यहाँ पे कौन सा, यूरेथ्रा। एंड यूरेथ्रा भी आपको कितना मिलेगा, जस्ट 1। ये क्लियर हो गया। तो ये चारों स्ट्रक्चर मिलके पूरा एक ह्यूमन का एक्सक्रीटरी क्या बना रहे, सिस्टम बना रहे। ये क्लियर। अब आपने इस चीज के अंदर क्या नोटिस किया है कि ये वाला किडनी कौन सा है, राइट वाला किडनी, और ये क्या होता है, लेफ्ट किडनी। मैंने आपको राइट और लेफ्ट कैसे लिखते हैं बताया भी था। हम पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं तो पेशेंट का ये राइट होगा, बट ये वाला क्या होगा, लेफ्ट होगा। तो आप लोगों ने क्या नोटिस किया है कि राइट वाली किडनी को मैंने थोड़ा नीचे बनाया है। थोड़ा नीचे क्यों बनाया है, क्योंकि इसके ऊपर प्रेजेंट होता है लीवर। तो लीवर की वजह से ये किडनी कहां चली जाएगी, थोड़ी नीचे। ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है। तो राइट में इधर की तरफ होता है लीवर, इधर होता है स्टमक, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बोला भी था शायद कि अगर, शायद आपको नहीं बोला था मैंने, इधर की तरफ स्टमक होता है। तो जब हम लोग खाना खा लेते हैं ना रात के टाइम, तो ऐसा मना किया जाता है कि कभी भी ऐसे नहीं सोना होता है। मतलब ये वाला जो है ना, कौन सा पार्ट है, राइट वाला, तो आपको राइट की तरफ नहीं सोना होता है, क्योंकि अगर आपने खाना खाया
और स्टमक के अंदर खूब सारा फूड है, तो वो बेसिकली लीवर के ऊपर प्रेशर डेवलप करता है, बाहर लगेगा ना उसको, ठीक है। तो इसलिए हमेशा बोलते हैं ऐसे नहीं सोना चाहिए, हमेशा आपको करवट कैसी लेनी चाहिए, लेफ्ट की तरफ लेनी चाहिए, लेफ्ट साइड वाली। ये क्लियर हो गया, तो ये चीज समझ आ गई। अब किडनी प्रेजेंट काम भी होती है, तो हमारी कौन कौन सी सरफेस होती है, एक होती है डॉर्सल सरफेस, डॉर्सल मतलब पीछे वाली, और आगे वाली क्या होती है, वेंट्रल सरफेस, बताया था हम लोग ऐसे थे। तो ये हमारी ऊपर वाला साइड है ना डॉर्सल, तो किडनी एग्जैक्टली यहाँ पे प्रेजेंट होती है ना। और जैसे ही हमें यहाँ पे कोई हाथ लगाता है ना तो हमें गुदगुदी होती है ना। सो बेसिकली वो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, बिकॉज किडनी हमारी बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ज्यादा ही उसको सेंसिटिव बनाना होगा, ताकि जैसे कोई हाथ लगाए तो आप ऐसे धक्का दे दो, है ना। तो ये चीज क्या होता है, दिस इज तो किडनी कहाँ प्रेजेंट होती है, तो ये प्रेजेंट होती है ऑन डोर्सल साइड, डोर्सल साइड। और डोर्सल साइड में जैसे हम लोग बनाते हैं ना वर्टिबल कॉलम, तो ये मान लीजिए हमारा क्या हो जाएगा, वर्टिबल कॉलम हो गया। तो आप लोगों ने शायद कभी वर्टिब्री के बारे में सुना होगा, क्या सुना होगा, वर्टिब्री। तो जैसे हमारे पास ये जो वर्टिबल कॉलम होता है, तो इसमें छोटे छोटे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो हर एक इंडिविजुअल डिस्क को क्या बोलेंगे, वर्टिब्री बोलते हैं या वर्टिबल डिस्क बोलते हैं। तो ऐसी वर्टिबल डिस्क हमारे अंदर कितनी होती है, 26 वर्टिबल डिस्क होती है, जिसमें शुरू की जो 7 ये वाली जो नेक बना रही है इसको बोलते हैं सर्वाइकल वर्टिब्री। तो जिसको मान लो कभी यहाँ पे पेन होता है ना, तो यहाँ पे जो स्लिप डिस्क हो जाती है उसको बोलते हैं सर्वाइकल, नहीं सुना होगा, चल छोड़। फिर उसके बाद में यहां से लेकर यहां तक जो होता है ना, दिस इज थोरेसिक वर्टिब्री, तो वो होती है 12। उसके बाद में 5 होती है लंबर, ठीक है, तो 5 सैक्रम और 4 कॉकिक्स, इस तरीके से। तो आप लोग याद रखना कि ये इस वर्टिबल कॉलम की कहां प्रेजेंट होती है, डोर्सल साइड पे, और वो भी वर्टिबल कॉलम के साइड में। और साइड में कहां पे, तो ये वर्टिबल कॉलम होगा वर्टिब्री T12 से लेकर ये प्रेजेंट होती है L3 तक, तो ये L1 L2 और ये वाला क्या हो जाएगा L3, तो यहां तक ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये किडनी हो गई। चलो, तो उसके बाद में हम लोग बोलते हैं कि ये जो किडनी होती है ये होती है रेट्रो पेरिटोनियल, रेट्रो पेरिटोनियल होती है। अब रेट्रो पेरिटोनियल का मतलब, अगर सपोज करो कि मैं एक तलवार लेके तुम्हें बीच में से यहां से काट दूं, ठीक है, तो तुम्हारा क्या ले लिया मैंने, ये ले लिया मैंने ट्रांसफर सेक्शन। तो जब ट्रांसफर सेक्शन लिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहां से बॉडी वॉल होगी, और तुम्हारे बिल्कुल बीच में क्या होगा, यहाँ पे होगी तुम्हारी इंटेस्टाइन या फिर हो जाएगा गट। और अगर मान लो कि ये हमारा वेंट्रल साइड है और ये हमारा डोर्सल साइड है, मतलब पीछे वाला साइड, तो डोर्सल साइड के अंदर यहां पे प्रेजेंट होती है क्या, किडनी। तो ये है किडनी, और इस तरफ भी ये कौन है, किडनी। अब एक और चीज ध्यान रखना कि बेटा हमारी जो बॉडी वॉल होती है ना, इस बॉडी वॉल को यहाँ पे एक कवर करने वाली एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं पेरिटोनियम। इस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, तो ये ग्रीन कलर जो है ये क्या है, दिस इज पेरिटोनियम। ऐसा हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने क्या नोटिस किया है कि किडनी जो है वो पूरी पेरिटोनियम से कवर्ड नहीं होती है, वो सिर्फ और सिर्फ एक साइड से पेरिटोनियम से कवर्ड होती है, लाइक ये वाला पार्ट, सिर्फ इतना पार्ट जो है किडनी का वो क्या होगा, पेरिटोनियम से कवर्ड होगा। सिर्फ इतना वाला पार्ट जो है वो पेरिटोनियम से कवर्ड होता है। सो इसमें क्या होता है, किडनी का वन साइड जो है वो पेरिटोनियम से कवर्ड है, और वो इसलिए बोलेंगे इसको रेट्रोपेरिटोनियम। तो यहां पे मैं लिख देती हूं, किडनी कवर्ड बाय पेरिटोनियम, पेरिटोनियम एट वन साइड, सिर्फ एक तरफ से वो कवर्ड है किससे। चलो, बाकी इसके अलावा मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि वर्टिब्रेट्स की जो किडनी होती है वो आपको मिलेगी मेटानेफ्रिक किडनी। तो ऑल वर्टिब्रेट्स हैव मेटानेफ्रिक टाइप ऑफ किडनी। एंड मेटानेफ्रिक किडनी का मतलब, जो मैंने एक ट्यूबुल बनाया था ना, ठीक है, तो उस ट्यूब के पोस्टीरियर पार्ट से डेवलप हो रहा है क्या, फंक्शनल किडनी। तो फंक्शनल पार्ट या फंक्शनल किडनी डेवलप फ्रॉम पोस्टीरियर पार्ट ऑफ, ठीक है, ट्यूबुल।
तो इसको बोला जाएगा, तो उसको छोड़ दो, बस ये याद रख लेना कि ऐसा मैंने कुछ पढ़ाया था। और मेटानेफ्रिक मतलब वर्टिब्रेट्स कौन होते हैं? वर्टिब्रेट्स होते हैं परम, फिशेज, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एंड मैमल्स। ये क्लियर हो गया? तो एक काम करती हूँ, मैं किडनी के बारे में आपको बाद में बताऊंगी, बट पहले हम लोग यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के बारे में कंप्लीट कर देते हैं। तो देखो, यूरेटर मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है ना। तो यूरेटर जो है यहां से किडनी से कलेक्ट करेगा यूरिन और उसको फिर लेके जाएगा कहां पे? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर लेके जाएगा। ये क्लियर हो गया? तो एक मुझे बताओ कि यूरिनरी ब्लैडर में जब मान लो यूरिन इकट्ठा हो गया, तो ऐसा भी तो होता है ना कि मैं तुम्हें अगर उल्टा कर दूं तो ये यूरिन वापस किडनी में भी तो जा सकता है ना? नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि यूरेटर का जो ओपनिंग होता है वो ऑब्लिक होता है। यूरेटर का जो ओपनिंग होता है वो कैसा होता है? ऑब्लिक। अब ऑब्लिक का मतलब क्या? ये आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, ये ऐसी ओपनिंग होती है, ठीक है? मतलब ये ओपनिंग आपको ऐसे नहीं मिलेगी, ये ओपनिंग आपको ऐसे मिलेगी, ऑब्लिक। तो इसमें से कोई चीज बाहर तो निकल सकती है, पर जैसे ही मान लो कि यहाँ पे कोई चीज इकट्ठी हो गई, तो इकट्ठे होने पर ये क्या लगाएगा? इसको प्रेशर लगाएगा। तो प्रेशर लगाने की वजह से ये वाला पार्ट ऐसे बंद हो जाता है, तो उसकी वजह से ये वापस इसका बैक फ्लो नहीं होता है। खैर, अगर नहीं समझ आया तो आप छोड़ दो इसको, ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया था। चलो, उसके बाद में यूरिनरी ब्लैडर ना, तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन क्या होता है? टेम्पररी स्टोर होता है। तो मैडम इसमें स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है? स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है? तो अगर मैं नॉर्मल वैल्यू की बात करूं तो नॉर्मली ये 500 ml तक क्या कर सकता है? यूरिन को स्टोर कर सकता है। बट फिर भी मैक्सिमम कैपेसिटी से ये स्टोर कर सकता है कितना? 700 to 800 ml। और 700 to 800 ml, बट उस कंडीशन में फिर पेन शुरू हो जाता है, तो ये पेनफुल होता है। बट आइडियली ये कितना स्टोर करता है? हाफ बोतल, पानी की आधी बोतल, तो वो कितना हो जाएगा? 500 ml हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो कि ये यूरिनरी ब्लैडर जो है पूरा फुल हो गया, ठीक है? उसके बाद में ये आपको मैसेज देता है। तो एक्चुअली यूरिनरी ब्लैडर के अंदर भी क्या होता है? स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं। तो जब ये खाली है तो इसमें कोई स्ट्रेच नहीं होता है, पर जब ये पूरा फुल हो जाता है तो इसके वॉल के ऊपर क्या होता है? स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं, तो खींचने लगते हैं। तो जैसे ही वो खींचेंगे वो आपके ब्रेन को सिग्नल देंगे कि भाई उठो, चलो, ठीक है? अब जब हम यूरिनेशन करने जाते हैं तो उस केस में क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर पूरा का पूरा एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से यूरिन के ऊपर प्रेशर बनता है, तो वो प्रेशर से यूरिन बाहर आता है। तो वहां पे ये जब क्या हो रहा है? एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो यूरिनरी ब्लैडर की वॉल के अंदर एक मसल्स होती है जो आपको याद करनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं डेट्रियोसल मसल्स। क्या बोलेंगे? डेट्रियोसल मसल्स। इसका मैं स्ट्रक्चर नहीं बता रही हूँ क्योंकि वो काम का नहीं है। बस आप लोग ध्यान रखना कि यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स को हम क्या बोलते हैं? डेट्रियोसल मसल्स बोलते हैं। ये क्लियर हो गया? तो ये कंप्लीट हो गया यूरिनरी ब्लैडर। अब आ जाते हैं यूरेथ्रा के अंदर। तो यूरेथ्रा जो होता है वो एक्चुअली यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर से बाहर निकालने का काम करता है, ये तो पता ही है। अब देखो, यूरेथ्रा की अगर मैं बात करूं तो यूरेथ्रा, थ्रा मतलब जो थ्रो कर रहा है, जो बाहर फेंक रहा है ना? तो यूरेथ्रा अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल के अंदर ये यूरेथ्रा कन्वर्ट हो जाता है, कंटिन्यू हो जाता है किसमें? पेनिस के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेल की अगर बात की जाए तो मेल के अंदर ये जो यूरेथ्रा होगा ये आपको कैसा मिलेगा? लॉन्ग मिलेगा। बट वहीं पे अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल के अंदर इसका डायरेक्ट ओपनिंग वेजाइना के साथ में होता है ना, तो वहां पे आपको यूरेथ्रा क्या मिलेगा? ये आपको शॉर्ट मिलेगा। और यही रीजन है बेटा कि फीमेल के अंदर यूरिनरी इंफेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल, सॉरी एज कम्पेयर टू मेल, क्योंकि उनके अंदर देखो पेनिस नहीं होता है, तो यूरेथ्रा क्या होगा? शॉर्ट यूरेथ्रा होगा। तो यहां से बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करना होता है यूरिनरी ब्लैडर में, तो वो आराम से पहुंच जाएगा क्योंकि रास्ता छोटा है। बट मेल के अंदर यूरेथ्रा लंबा होता है, तो उसमें उसको यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचने में बहुत लंबा रास्ता तय करना होता है, तो इसलिए वो यहां तक पहुंच नहीं पाता है। सो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि इन फीमेल यूरिनरी इंफेक्शन आर मोर कॉमन। ये क्लियर हो गया?
अब जब हम यूरेथ्रा की बात करते हैं तो यूरेथ्रा में से यूरिन बेटा ऐसे ही बाहर नहीं आ जाता है, वो हमारे ऊपर क्या होता है, इसका कंट्रोल होता है। तो एक्चुअली यूरेथ्रा के ऊपर यहाँ पे आपको दिखाई देंगे 2 स्पिंक्टर। और जब भी बायोलॉजी के अंदर मैं बोलूं स्पिंक्टर, तो स्पिंक्टर का मतलब होता है सर्कुलर मसल्स। तो ये मसल्स होती है जो सर्कुलर होगी। तो अगर सोचो कि इस मसल्स के अंदर अगर कॉन्ट्रेक्शन होता है तो ये क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, और जब ये रिलैक्स होगा तो ये ओपन हो जाएगा। ये क्लोज हो गया, ये ओपन हो गया, समझ आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने स्पिंक्टर जो है एक नहीं कितने बनाए, 2 स्पिंक्टर बनाए। एक होगा इंटरनल स्पिंक्टर, इंटरनल, ये आप लोग लिख लेना पूरा, मेरे पास जगह नहीं है इधर। तो ये हो जाएगा इंटरनल स्पिंक्टर। तो जिनको इन स्पिंक्टर का मतलब नहीं पता वो कॉपी के टॉप पे लिख लीजिए। इन स्पिंक्टर का मतलब होता है क्या, सर्कुलर मसल्स। और ये हो जाएगा क्या, एक्सटर्नल स्पिंक्टर। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम छोटे बच्चे होते हैं ना, ठीक है, जब 1-2 साल के थे तो यूरिन बच्चा कंट्रोल नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके दोनों ही स्पिंक्टर कैसे होते हैं, इनवॉलंटरी होते हैं। इनवॉलंटरी मतलब उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। तो ये होता है इनवॉलंटरी। बट जब मान लो कि हम 3-4 साल के हो जाते हैं, ठीक है, और मम्मी बेचारी सुसु पोटी साफ कर करके थक जाती है, फिर एक दिन आता है उनको गुस्सा और वो आपको एक थप्पड़ जड़ देती है, जहां देखो सुसु कर देते हो, है ना। तो जैसे थप्पड़ पड़ती है तब आपके ब्रेन को एक सिग्नल जाता है क्या, कि अच्छा इसको कंट्रोल करना है। जब तक यूरिनरी ब्लैडर फुल नहीं होता है तब तक सुसु नहीं करनी है ना। तो इसका मतलब ये जो एक्सटर्नल स्पिंक्टर होता है ना, ये 3-4 बार 10 बार थप्पड़ पड़ने के बाद ये हम इसको कंट्रोल करना सीखते हैं। और कंट्रोल करना सीखने का मतलब ये वॉलंटरी हो जाता है, ठीक है। और अगर ये जब वॉलंटरी होता है तो ये हमेशा स्पिंक्टर ओपन रहेंगे या क्लोज रहते हैं। तो ये स्पिंक्टर जो होते हैं बेटा हमेशा क्लोज रहते हैं। इसका मतलब ये मसल्स हमेशा कॉन्ट्रैक्ट रहती है। और ये मसल्स हमेशा जब कॉन्ट्रैक्ट रहती है तो इसका मतलब ब्रेन इनको कंटिन्यूसली सिग्नल दे रहा है ना। तो ब्रेन इनको जब क्या करता है, कंटिन्यूसली सिग्नल देता है, तो ये मसल्स हमेशा क्या रहती है, कॉन्ट्रैक्ट। जब तक तुम नहीं बोलोगे, है ना, जब वॉशरूम जाते हैं ना तब हम क्या बोलते हैं कि बेटा शांत। तो जब यहाँ से सिग्नल आना बंद हो जाता है तो ये मसल्स हो जाती है रिलैक्स, और जब मसल्स के रिलैक्स होने से ये हो जाता है ओपन। फिर उसके बाद में वापस क्या हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्लियर। अब आप लोगों ने एक चीज बहुत ऑब्जर्व की होगी कॉमन सी, कि जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके एनएस से स्टूल बाहर आ जाता है और उसके यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन होता है वो बाहर आ जाता है। कॉमन सेंस की बात है, मैंने अभी जस्ट बताया था कि ये हमेशा क्या रहता है, कॉन्ट्रैक्ट। अब जब पर्सन की डेथ हो जाती है तो डेथ होने के साथ में ये मसल्स को सिग्नल आना बंद हो जाते, क्योंकि ब्रेन डेथ हो गया। एंड जब सिग्नल आना बंद हो जाएंगे तो ये मसल्स क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी। और रिलैक्स होने का मतलब ओपन हो गए तो इसमें से यूरिन बाहर आ जाता है। और ये सेम फिनोमिनन एनएस पे भी अप्लाई होता है, उसमें से स्टूल बाहर आ जाता है ना। तो ये चीज होती है इसके अंदर। अब इसके बाद हम लोग शुरू करने वाले हैं किडनी के बारे में। तो किडनी का मैं आपको क्या पढ़ाऊं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन पढ़ाऊं ये वाला, या ट्रांसफर सेक्शन पढ़ाऊं। तो हम लोग यहाँ पे किडनी का क्या पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे अब क्या, यहाँ पे एलएस ऑफ किडनी। तो मैं एक बार इसको पहले मैं आपको रफ समझाऊंगी, उसके बाद फिर बताऊंगी। बट आप वीडियो को यहीं भी पॉज कर दीजिए और फटाफट ये जो मैंने पढ़ाया है ना, ये फटाफट पहले प्रैक्टिस करो, उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे। चलो, तो एक बार मैं फटाफट आपको रफ समझा देती हूँ, उसके बाद में मैं इसका फेयर डायग्राम बनाऊंगी ना। तो ध्यान रखिएगा, क्लास 11th की मेन एग्जाम के अंदर आपको किडनी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। और ये ज्यादा टफ नहीं है क्योंकि आपने क्लास 10th में भी शायद बनाया होगा, नहीं बनाया कोई बात नहीं। तो देखो, जब हम किडनी की बात करते हैं तो किडनी के अंदर आपने 2 सरफेस देखा होगा। एक ये वाला सरफेस होता है कॉन्वेक्स, और यहाँ पे आपने देखा होगा ये वाला कौन सा, कॉनकेव सरफेस। ये कौन सा हो गया, कॉनकेव सरफेस। तो किडनी के पास एक कॉनकेव सरफेस होता है, कॉन्वेक्स सरफेस होता है, ठीक है। तो जिस तरफ कॉन्वेक्स वाला सरफेस होता है तो वहां पे एक गड्ढा बनता है। तो इस गड्ढे को या फिर डिप्रेशन को हम बोलते हैं पेल्विस। तो पेल्विस यहाँ पे क्या है, एक नॉच आपको दिखाई देगी, एंड नॉच का मतलब एक गड्ढा आपको दिखाई देगा।
बट पेल्विस के जब आप आगे बढ़ोगे तो आगे जाने पर ये आपको एक डिप्रेशन दिखाई देगा, मतलब ये एक कॉनकेव सरफेस है, गड्ढा है, बट गड्ढे के आगे ये वाला जो फनल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, सॉरी इसको बोलते हैं हम लोग हाइलम, इसको क्या बोलेंगे, हाइलम। और यहाँ पे आपको एक फनल लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है इसको बोला जाएगा पेल्विस। और ये पेल्विस किसका है, किडनी का है, सो दैट्स वाई इसको बोलेंगे हम रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस। तो अगेन मैं बोल रही हूँ, ये कॉन्वेक्स सरफेस, ये कॉनकेव सरफेस। कॉनकेव सरफेस में यहाँ पे एक नॉच या फिर गड्ढा होता है, इसको बोलते हैं हाइलम। एंड हाइलम के आगे वाला जो पार्ट फनल लाइक आपको जो दिखाई दे रहा है, दिस इज पेल्विस। ये क्लियर हो गया। अब देखो ये जो हाइलम वाला पार्ट है, जो ये डिप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है, इस डिप्रेशन के अंदर आपको तीन चीजें दिखाई देगी। कौन कौन, एक आपको दिखाई देगा यहाँ पे यूरेटर, तो यहां से ओपनिंग होती है किसकी, यूरेटर की ओपनिंग होती है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको दिखाई देगी क्या, ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स के अंदर क्या क्या होगा, एक इसके अंदर आर्टरी होगी और एक इसके अंदर क्या होगा, वेन होगा। तो आर्टरी हो गई, वेन हो गया। और इसके अलावा थर्ड आपको यहाँ पे दिखाई देगा क्या, नर्व, न्यूरॉन्स, ठीक है, क्योंकि न्यूरॉन्स सिग्नल लेके जाते हैं ना। तो टोटल मैंने आपको यहाँ पे तीन चीजें पढ़ाई है, कौन कौन सी, एक मैंने यहाँ पे पढ़ाया है यूरेटर, दूसरा मैंने पढ़ाया है आर्टरी और वेन मतलब ब्लड वेसल्स, और तीसरा मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया क्या, नर्व। तो ये तीन स्ट्रक्चर जो है वो ओपन होते हैं कहाँ पे, हाइलम के अंदर, ठीक है, या तो एंटर होते हैं या फिर एग्जिट होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं हाइलम के बाद, ये जो आपको फनल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं, पेल्विस बोलते हैं, क्लियर। अब ये जो पेल्विस होता है ये आगे जाके कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कैलाइसिस में। तो यहां से ओपन होगी क्या, कैलाइसिस, मतलब इसकी ब्रांचिंग होने लगती है। तो ये मतलब हम बोलेंगे कि जो पेल्विस है, ये पेल्विस इंटरनली छोटे छोटे ब्रांचेस के अंदर ओपन हो रहा है, और इन ब्रांचेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलाइसिस, ठीक है। अब इसके अंदर हम बात करेंगे कि यहाँ पे किडनी के दो पार्ट होते हैं। देखो बायोलॉजी के अंदर ये चीज बहुत कॉमन आने वाली है कि जो भी हम पेरिफेरल जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, एंड सेंट्रल वाले मिड वाले पार्ट को बोला जाएगा मेड्यूला। तो ये अंदर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट होता है यहाँ पे मेड्यूला, है ना। और ये बाहर वाला पार्ट क्या होता है यहाँ पे, कॉर्टेक्स, ये वाला। अब यहाँ पे क्या होता है कि किडनी को आपको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर प्रेजेंट होता है क्या, कि कैप्सूल, और ये कैप्सूल किसका है, किडनी का है। सो दैट्स व्हाई इसको बोला जाएगा रीनल कैप्सूल। ये क्लियर हो गया। आप देखो उधर, ये आपको क्या दिखाई दे रही है, कैलाइसिस दिखाई दे रही है। एंड इन कैलाइसिस के भी फर्दर आगे क्या होती है, इन कैलाइसिस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं एक पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हम बोलते हैं क्या, रीनल पिरामिड। तो ये आपको दिखाई देंगे यहाँ पे पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर, है ना। तो इनको बोला जाएगा क्या, रीनल पिरामिड। और ये जो रीनल पिरामिड होते हैं ना, इनके अंदर प्रेजेंट होती है नेफ्रॉन। तो बट वो नेफ्रॉन कैसे प्रेजेंट होता है, तो शायद आप लोगों ने कभी बोमन कैप्सूल सुना होगा, हैनलेज लूप देखा होगा। तो ये बोमन कैप्सूल यहाँ प्रेजेंट होते हैं और ये हैनलेज लूप होते हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसके अंदर क्या, यहाँ पे प्रेजेंट होता है नेफ्रॉन। बट एक इंटरेस्टिंग चीज आप लोग और नोटिस करो कि ये पिरामिड के बीच में आपको क्या दिख रहा है, गैप दिख रहा है ना, ये वाला। तो इस गैप के अंदर एंटर हो जाता है कौन, कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स कहां पे आ गया, मेडुला के अंदर आ गया, वो भी कहां पे, पिरामिड के बीच बीच में। तो इसको बोलते हैं क्या, इनको बोला जाएगा कॉलम ऑफ बर्टिनी। क्या बोला जाएगा, कॉलम ऑफ बर्टिनी। ये क्लियर हो गया। चलो तो अब हम लोग बनाते हैं इसका फेयर डायग्राम। एक सेकेंड रुक जाएगा आपकी। चलो तो इसका हम लोग बनाने जा रहे हैं वापस एक फेयर डायग्राम। तो बताइए कॉर्टेक्स क्या होता है, कॉर्टेक्स होता है बेटा यहाँ पे पेरिफेरल पार्ट, एंड बिल्कुल मिड वाला पार्ट क्या होता है, मेडुला, ठीक है। चलो तो देखिए, ये हमने बनाया था यहाँ पे किडनी का कौन सा, कॉनकेव सरफेस। ये क्या बनाया मैंने, कॉन्वेक्स सरफेस। तो आप लोगों ने क्या नोटिस किया, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पे आपको जो नॉच दिखाई दे रही है, इस नॉच को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलम।
ये नॉच हो जाएगा यहाँ से क्या, हाइलम। और हाइलम के अंदर हमने पढ़ा था कि टोटल यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होते हैं। वो 3 स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, एक होता है इसमें यूरेटर, एक होगा इसके अंदर ब्लड वेसल्स, और एक इसके अंदर प्रेजेंट होती है क्या, नर्व। ये तो मैंने बना दिया, एक क्या बनाया यहाँ पे, यूरेटर बना दिया। अब मैं बनाने जा रही हूँ ब्लड वेसल्स। पर बेटा ब्लड वेसल्स भी तो हमारे पास 2 होती है, एक होती है आर्टरी और एक होता है वेन। और ये आर्टरी किसकी है, ये आर्टरी है बेटा किडनी की। सो दैट्स वाई इसको मैं क्या बोलूंगी, रीनल आर्टरी। तो रीनल आर्टरी का काम क्या होता है, इसका काम होता है ब्लड को लेके आना। तो ब्लड को लाने का काम किसका होता है, आर्टरी का। फिर यहाँ से ब्लड को ले जाने का काम किसका होता है, वापस ये हार्ट की तरफ ब्लड लेके जाएगा कौन, वेन्स। तो ये हो जाएगा वेन्स किसकी है, किडनी की। सो दैट्स वाई इसको क्या बोला जाएगा, रीनल वेन। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, हम लोगों ने कभी प्योर और इम्प्योर वर्ड हमने सुना होगा। तो बेटा जनरली हम लोग प्योर और इम्प्योर जो टर्म है ये हम लोगों ने क्लास 10th में पॉसिबली शायद गलत हमने लंग्स के लिए यूज किया था। बेटा लंग्स के अंदर ब्लड प्योर और इम्प्योर नहीं होता है। हालांकि वो आपके टीचर ने सिर्फ आपको समझाने की पॉइंट ऑफ व्यू से बोला था, बट हार्ट के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। ये प्योर और इम्प्योर जो वर्ड होता है वो हम टेक्निकली यूज करते हैं किडनी के लिए। तो अब मुझे बताओ कि ये जो आर्टरी आ रही है ना, जो ब्लड लेके आ रही है, तो ये वाला जो ब्लड होगा आर्टरी के अंदर वो हाईली क्या होगा, सबसे इम्प्योर ब्लड आपको मिलेगा रीनल आर्टरी के अंदर। तो ये ब्लड लेके आएगा, फिर यहाँ पे ब्लड पूरा फिल्टर हो जाएगा। तो फिल्टर होने के बाद इसको रीनल वेन वापस लेके जाएगी। तो सबसे प्योरेस्ट ब्लड आपको कहाँ पे मिलेगा, रीनल वेन के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, लंग्स के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड, बट यहाँ पे किडनी के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं क्या, आर्टरी और वेन के बारे में। ओ सॉरी, प्योर और इम्प्योर टर्म। ये क्लियर हो गया। फिर आप लोगों ने क्या नोटिस किया है कि यहाँ पे इसके आगे एक आपको फनल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो इस फनल लाइक स्ट्रक्चर को मैं क्या नाम दूं, इस फनल को हम लोग बोलेंगे क्या, पैल्विस। तो ये फनल हो जाएगा यहाँ से क्या, पैल्विस। तो ये किडनी का है, सो दैट्स वाई इसको बोला जाएगा क्या, रीनल पैल्विस। अब हमने बात की थी जस्ट अभी कि ये रीनल जो पैल्विस होता है ये आगे जाके छोटे छोटे इससे डेवलप होते प्रोजेक्शन। यहाँ से क्या डेवलप होंगे, प्रोजेक्शन डेवलप होते हैं। और ये प्रोजेक्शन भी बेटा फर्दर आगे जाके और ज्यादा ब्रांच हो जाते, जो आपकी सिलेबस में दिया हुआ नहीं है तो मैं नहीं पढ़ाऊंगी। तो इनको हम लोग बोलते हैं क्या, ये आपको मतलब इसकी फनल की आगे जो ब्रांचेस है, ब्रांचेस या फिर आप इनको बोल सकते हो प्रोजेक्शन। तो ये जो प्रोजेक्शन है इनको हम बोलते हैं कैलाइसिस। तो कैलाइसिस प्लूरल होता है बट सिंगुलर हो जाएगा यहाँ से क्या, कैलिक्स। तो ये एक सिंगल क्या है, कैलिक्स 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 कैलिक्स, बट सबको मिला के क्या बोलेंगे हम, कैलाइसिस, रीनल कैलाइसिस। ये क्लियर हो गया। अब हमने देखा था कि ये जो रीनल कैलाइसिस होते हैं ये ओपन होते हैं कहां पे, ये ओपन होते हैं एक पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर। और इन पिरामिड को हम लोग क्या बोलते हैं, इन पिरामिड्स को हम लोग बोलते हैं रीनल पिरामिड। ठीक है, तो ये ब्लू कलर से मैंने क्या बनाया, ये ब्लू कलर से मैंने बना दिया रीनल पिरामिड। और रीनल पिरामिड के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, आपकी किडनी की सेल्स, नेफ्रॉन। ठीक है, तो मैं एक जस्ट रफ डायग्राम यहाँ पे बना देती हूँ, बाद में समझाऊंगी कैसे होता है। तो ये प्रेजेंट है यहाँ पे नेफ्रॉन। अब आप लोगों ने क्या बोला था कि इसके अंदर 2 पार्ट आपको दिखाई देंगे, एक यहाँ पे बाहर वाला पार्ट दिखाई देगा। तो बाहर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। और बाहर वाला जो पार्ट है ये वाला कॉर्टेक्स, ये आपको दिखाई देगा यहाँ पे ग्रैन्युलर। तो जब आप माइक्रोस्कोपी करते हो तो माइक्रोस्कोपी करने पर आपको कॉर्टेक्स कैसा दिखाई देता है, ग्रैन्युलर दिखाई देता है। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या देखा है कि मेडुला के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, मेडुला के अंदर प्रेजेंट होते हैं पिरामिड। तो ये ध्यान रखना, पिरामिड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मेडुला के अंदर।
मेडुला मतलब सेंटर वाले पार्ट के अंदर, इन मेडुला, ठीक है। बट इन पिरामिड के बीच में आपको कुछ गैप दिखाई दे रहा है ना। तो इस गैप के अंदर ये वाला जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है वो अंदर पेनिट्रेट कर जाता है इस तरीके से। ये कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट है मेडुला के अंदर प्रेजेंट जो पिरामिड होते हैं उनके बीच में यहाँ पे एंटर हो जाता है और एंटर होके एक कॉलम लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। तो इसको हम बोलेंगे क्या? दिस इज कॉलम ऑफ बर्टिनी। क्या बोला जाएगा इसको? क्योंकि साइंटिस्ट थे एक बर्टिनी, तो उन्होंने डिस्कवर किया था, तो इसको बोला जाएगा क्या? कॉलम ऑफ बर्टिनी। एंड द लास्ट पॉइंट, यहाँ पे किडनी के ऊपर आपको एक बहुत ही थिक लेयर मिलेगी। और थिक लेयर क्यों? ताकि किडनी को क्या मिले? प्रोटेक्शन मिले। तो यहाँ पे किडनी जो होता है वो कवर्ड होता है बाय अ थिक लेयर, ठीक है। और थिक लेयर जब आता है तो टर्म हम यूज करते हैं कैप्सूल। एंड कैप्सूल मतलब समझते हो आप लोग, मतलब एक जो टफ कोटिंग बनाएगा। तो ये रीनल कैप्सूल का काम क्या होता है? किडनी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा किसको? किडनी को। ये समझ आ गया? तो बस ये हो गया किडनी का स्ट्रक्चर कंप्लीट, ठीक है। तो जल्दी देखो आगे। चलो, तो अभी थोड़ा टाइम है हमारे पास, तो मैं एक काम करती हूँ, इसके बाद में आपको नेफ्रॉन का डायग्राम भी पढ़ा देती हूँ, ठीक है। तो इसको जल्दी से वीडियो को यहीं पोस्ट करो और फटाफट प्रैक्टिस करो। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना बेटा, देखो अब सिलेबस बहुत स्पीड में चलने वाला है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि एक बार नोट्स बना लेते हैं, सब लिख लेते हैं, बाद में पढ़ेंगे, तो बेटा बाद में कभी आता है नहीं। तो जब मैं आपको बोलूं कि वीडियो पोस्ट करो और फटाफट प्रैक्टिस करो, तो मतलब साथ का साथ इसकी पढ़ाई कर लेना, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलता है। तो एक बार रफ में फटाफट इसकी प्रैक्टिस कर लो, और उसके बाद में फिर नोट्स जब आप बनाओगे तो वो बिना देखा देख बनाओ, है ना। बिना देखे वीडियो आप नोट्स बनाओ, तो उससे आपको पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। एंड प्लस जहां पे आप भूल जाओ ना, सिर्फ वीडियो वहीं पे देखना। तो मतलब चैप्टर जब आप पढ़ रहे हो तो साथ का साथ पूरा लर्न हो गया, और साथ के साथ एनसीईआरटी पढ़ते जाओ। तो बेटा ऑनलाइन लेक्चर जो होते हैं उसके बहुत सारे एडवांटेज भी होते हैं। मुझे लगता है कि एडवांटेज ज्यादा है बेटा इसके, मतलब आप वीडियो को 2-3 बार देख सकती हो, प्लस वीडियो को पॉज करके फटाफट साथ साथ प्रैक्टिस भी कर सकती हो। जितना टॉपिक पढ़ा है उतना फटाफट साथ साथ एनसीईआरटी पढ़ ली, साथ साथ मॉड्यूल पढ़ लिया, ठीक है। तो मतलब बाद में आपको अलग से टाइम निकालने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो ये चीजें होती है, ठीक है। तो जल्दी इसको प्रैक्टिस कर लो अब तक का। देखो ये वाला चैप्टर आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ रखा है, तो इसलिए मैं थोड़ा आज का लेक्चर थोड़ा लंबा देने वाली हूँ आपको, ठीक है। नाउ देखो इधर, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की बात। यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, या फिर इनको बोलते हैं नेफ्रॉन। और आप लोगों ने कभी क्लास 10th में सुना होगा कि किडनी को बनाने वाली सेल, किडनी की सेल्स क्या होती है? यहाँ पे नेफ्रॉन होते हैं, और इसमें यूरिन भी कौन बनाता है? नेफ्रॉन। तो इसलिए हम लोगों ने क्लास 10th में लिखा होगा कि यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो किडनी को बनाए भी कौन? नेफ्रॉन। किडनी का काम भी कौन करे? नेफ्रॉन। तो ये होता है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ट्यूब लाइक दिखाई दे रहा है तो बोलेंगे यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। मैं पहले एक बार आपको रफ समझा देती हूँ, फिर हम लोग वापस पढ़ेंगे इसको फिर। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं कि ये हमारे पास ये क्या होता है? बोमन कैप्सूल होता है। तो इसको साइंटिस्ट बोमन ने डिस्कवर किया था, तो इसलिए मैं बोलूंगी बोमन कैप्सूल। तो ये आपको एक जो कप शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है,
तो इस कप के अंदर यहाँ पे जो सेल्स होती है ना, इन सेल्स को हम लोग बोलते हैं पोडोसाइट्स। तो ये वाली सेल्स कौन सी होगी? दिस इज पोडोसाइट्स। फिर उसके बाद अब यहाँ पे ब्लड क्या होने वाला है? ब्लड यहाँ पे फिल्टर होने वाला है। तो जब ब्लड यहाँ पे फिल्टर होगा तो यहाँ पे बेसिकली क्या प्रेजेंट होना चाहिए? कैपिलरी प्रेजेंट होनी चाहिए। क्योंकि कॉमन सेंस की बात है बेटा कि यहाँ पे आर्टरीज और वेन का डायमीटर काफी ज्यादा होता है, वो बड़े मोटे पाइप है जो यहाँ पे एंटर नहीं हो सकते। और कैपिलरी जो होती है बहुत ही थिन पाइपलाइन होती है, ठीक है, पतली पाइपलाइन होती है, तो वो आराम से बोमन कैप्सूल के अंदर एंटर हो सकती है। तो ये मिलेगी आपको कैपिलरी। बट यहाँ पे आपको कैपिलरी का क्या दिखाई दे रहा है? एक नेटवर्क दिखाई दे रहा है। तो क्या बोलूं मैं इसको? कैपिलरी नेटवर्क। तो आप लोगों ने क्या नोटिस किया है कि बोमन कैप्सूल प्लस कैपिलरी नेटवर्क, ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनेगा इसको बोला जाएगा रीनल कॉर्पिकल। और रीनल कॉर्पिकल, कॉर्पिकल मतलब क्या होता है? ग्रैन्यूल्स, या आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड कॉर्पिकल्स होते हैं। कॉर्पिकल्स मतलब ग्रैन्यूल्स। तो हमने शायद जब कैप्सूल को मतलब किडनी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जब देखा था तो उसमें आपने कॉर्टेक्स वाला पार्ट ऑब्जर्व किया था। तो कॉर्टेक्स में आपने क्या देखा था कि वहां पे डॉट 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 बहुत सारे थे। तो बेटा ये वाला आपको दिखाई देगा वहां पे डॉट डॉट की तरह। तो इसकी वजह से ये दूर से अगर आपको देखोगे तो डॉट दिखाई देगा, ठीक है। तो डॉट मतलब ग्रेन्यूल्स, तो इसको बोला जाएगा क्या? रीनल कैप्सूल, ठीक है। या फिर हम लोग इसको और बोलते हैं मेल्पिगियन बॉडी, या फिर इसको बोला जाएगा क्या? मेल्पिजियन बॉडी भी बोल सकते हो। अब नाउ क्वेश्चन है मैम कि यहाँ पे ब्लड लेके कौन आएगा? तो ब्लड लाने का काम किसका होता है? आर्टरी का। और ब्लड ले जाने का काम किसका होता है? यहाँ पे ले जाने का काम भी आर्टरी का है। पर बेटा वो जो आर्टरी और वेन जो हम टर्म यूज करते हैं, हम लोग ऑर्गन के लिए टर्म यूज करते हैं। पूरी किडनी के पास ब्लड लाने का काम आर्टरी का होता है, पूरी किडनी से ब्लड ले जाने का काम वेन का होता है। पर यहाँ पे मैं फिल्ट्रेशन की बात कर रही हूँ। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लास 11th का आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ये। तो ये जो आने वाली आर्टरी होगी इसको बोला जाएगा इफरेंट आर्टरियोल। आर्टेरियोल क्या होते हैं? देखो ये हमारे पास एक आर्टरी है, ये एक आर्टेरियोल है, और ये हमारे पास एक कैपिलरी है। तो आर्टरी से कम डायमीटर होता है किसका? आर्टेरियोल का। तो यहाँ पे आ रही है कौन? इफरेंट। ए मतलब आने वाली, और यहाँ से ये क्या कर रही है? जा रही है, एग्जिट कर रही है। तो इसको बोला जाएगा क्या? इफरेंट आर्टेरियोल। ई मतलब जो एग्जिट करने वाली है। 11th क्लास का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से आता है कि इफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर हमेशा इफरेंट आर्टेरियोल के डायमीटर से ज्यादा होता है, और होना भी चाहिए। क्योंकि हम लोग ऐसा पढ़ते हैं बेटा कि जो कैपिलरी की जो वॉल होती है ना, इस वॉल के अंदर बहुत सारे पोर्स होते हैं। तो कैपिलरी की वॉल के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे पोर्स होते हैं, बहुत सारे छेद होते हैं। तो अब मान लो सपोज करो कि ये एक मोटा पाइप है, तो इसमें से बहुत ज्यादा ब्लड तेजी से आ रहा है, पर आगे जो जाने वाला पाइप है वो पतला है। तो जिस स्पीड से ब्लड आ रहा है उस स्पीड से जा नहीं पाएगा। सो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि बेटा इन दोनों पाइप का जो जंक्शन है बीच का, वहां पे डेवलप होगा प्रेशर, एंड इस प्रेशर अप्लाई होने की वजह से जो ब्लड होगा वो यहां से क्या होगा? फिल्टर होने लगेगा। समझ आ गया? तो ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि अगर मैं इफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर अगर बढ़ा दूं तो क्या होगा? तो अगर मान लो ये पतला पाइप है, ये मोटा पाइप है, तो जितना ब्लड आएगा वो उतना ही तेजी से आगे भाग जाएगा। तो यहाँ पे फिर प्रेशर डेवलप नहीं होगा। तो प्रेशर डेवलप नहीं होने की वजह से फिर ब्लड फिल्टर नहीं होगा। पॉइंट समझ आया? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। चलिए, तो उसके बाद अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे बोमन कैप्सूल के आगे एक ट्यूबुल्स होती है जो आपको कॉन्वोल्यूटेड मिलेगी, वेवी मिलेगी। तो ये बोमन कैप्सूल के पास में है, सो इसलिए बोला जाएगा इसको प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स। एंड प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स जो है वो फिर फाइनली ओपन होती है किसमें? हैंडलेज लूप में। तो ये यू शेप जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? लूप। तो दिस इज हैंडलेज लूप। और इसमें हैंडलेज लूप के अंदर एक आर्म जो आपको क्या दिखाई दे रही है? जो नीचे जा रही है, तो इसको बोला जाएगा डिसेंडिंग आर्म। और एक आर्म जो ऊपर जा रही है तो उसको बोला जाएगा असेंडिंग आर्म। और फिर एक और आपको कॉन्वोल्यूटेड पार्ट मिलेगा। तो ये कॉन्वोल्यूटेड जो पार्ट है ट्यूबुल्स, ये बोमन कैप्सूल से दूर है, इसलिए इसको बोला जाएगा डिस्टिंक्ट कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स। क्लियर?
उसके बाद फाइनली ये वाली जो डक्ट होती है ये ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन से यूरिन को कलेक्ट कर दिए। जैसे मान लो कि ये मैंने क्या बना दिया, इधर भी एक नेफ्रॉन बना दिया, इधर से एक और नेफ्रॉन हो गया, यहां से एक और नेफ्रॉन। तो ये बहुत सारे नेफ्रॉन से क्या कर रहा है, यूरिन को कलेक्ट कर रहा है। सो दैट्स व्हाई हम क्या बोलेंगे इसको, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो ये हो जाएगा यहां से क्या, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल हो गया। ये क्लियर हो गया पक्का। चलो उसके बाद लास्ट पॉइंट। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या है कि अब देखो हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पे ब्लड क्या होता है, फिल्टर होता है। नाउ एक होता है टर्म इनसाइड में यूज होता है फिल्ट्रेट, और एक टर्म होता है यूरिन। ठीक है, यहाँ पे बच्चों को पता ही नहीं होता है कि फिल्ट्रेट कहां बोलना होता है, यूरिन टर्म कहां से बोलना होता है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे ब्लड क्या हुआ है, फिल्टर हुआ है। तो यहाँ पे इस लिक्विड को आप क्या बोलोगे, फिल्ट्रेट। पीसीडी में क्या बोलोगे, फिल्ट्रेट। हैंडलेस लूप में क्या बोलोगे, फिल्ट्रेट। डीसीडी में क्या बोलोगे, फिल्ट्रेट। बट जब एक बार ये कलेक्टिंग ट्यूबल्स में आ जाता है तो इसके बाद यहां पे आप टर्म यूज करोगे यूरिन। तो ध्यान रखना, यहां तक हम टर्म क्या यूज करेंगे, फिल्ट्रेट। बट जब ये फिल्ट्रेट कलेक्टिंग ट्यूबल में आएगा तब इसको हम लोग बोलेंगे क्या, यूरिन। समझ आ गया। तो यूरिन टर्म आपको कब से अप्लाई करना है। ठीक है, चलो तो ये क्लियर हो गया। तो तुम एक चीज सोचो कि ब्लड यहाँ पे क्या हुआ, फिल्टर हुआ है। तो ब्लड फिल्टर होने के बाद ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी कि जो चीजें काम की होती है उनको वापस क्या करना होता है, एब्जॉर्ब करना होता है। तो यहां से क्या करना है, रीएब्जॉर्प्शन करना है। एक मिनट, ये रीएब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है, मतलब अगेन एब्जॉर्ब कर रहे। तो पहली बार एब्जॉर्प्शन कहां पे हुआ है, सुनो, जब हम लोग खाना खाते हैं ना तो खाना खाने के टाइम डाइजेशन के अंदर वो क्या हुआ था, पहली बार एब्जॉर्ब हुआ था, फिर वो चला गया ब्लड में, फिर ब्लड से ये निकल गया था बाहर। तो यहाँ पे इसको वापस एब्जॉर्ब किया जा रहा है। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे टर्म यूज करते हैं रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग था कि इसको रीएब्जॉर्प्शन क्यों बोला जाता है, री क्यों बोला जाता है, क्योंकि पहली बार एब्जॉर्प्शन कहां पे हुआ था, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर। तो अब तुम एक चीज सोचो बेटा कि जो चीजें हमें क्या करनी है, वापस एब्जॉर्ब करनी है, तो एब्जॉर्ब करने के बाद इसको वापस कहां भेजना है, ब्लड में। तो अब क्या मतलब हुआ कि पीसीटी से भी एब्जॉर्ब होगा चीजें। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि डिसेंडिंग आर्म के अंदर यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है वाटर, असेंडिंग आर्म के अंदर यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है सॉल्ट NaCl, और डीसीटी के अंदर एब्जॉर्ब होता है वाटर भी, और यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है सॉल्ट भी, Na भी एब्जॉर्ब होगा, Cl भी एब्जॉर्ब होता है। और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर सिर्फ एब्जॉर्ब होता है वाटर, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यूरिन होता है ना। तो अगर मान लो कि यहाँ पे लग रहा है कि वाटर ज्यादा बाहर निकल रहा है बॉडी से, तो कलेक्टिंग डक्ट फिर फाइनली जो एक्सेसिव वाटर होता है उसको वापस एब्जॉर्ब कर लेगा। तो नाउ क्वेश्चन है कि मैम ये एब्जॉर्ब होने के बाद जाएगा कहाँ। ठीक है, तो देखो इधर, अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ हेनलेस लूप के बाद यहाँ पे प्रेजेंट होता है बेटा कैपिलरी। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, कैपिलरी प्रेजेंट होती है। तो ये जो कैपिलरी होती है, मतलब ये आपको इफरेंट आर्टेरियोल दिख रहा है, ये इफरेंट आर्टेरियोल जो है यहां जाके फिर एक बार जो है कैपिलरी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब इफरेंट आर्टेरियोल के इधर भी कैपिलरी और इधर भी कैपिलरी दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, तो ये छोटी छोटी यहां से क्या बन गई, ये बन जाएगी यहां से कैपिलरी नेटवर्क। देखना कैसे, इस तरीके से। तो एक कैपिलरी नेटवर्क आपको यहां पे दिख रहा है, और इस कैपिलरी नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। बट इस कैपिलरी नेटवर्क को बोला जाएगा वासा रेक्टा, मतलब जो हेनलीज के लूप के साथ में एक जो यू बन रहा है इसको बोला जाएगा वासा। वासा मतलब ब्लड वेसल्स, एंड रेक्टा मतलब रेटिकुलम, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम मतलब नेटवर्क। तो यहाँ पे भी आपको एक जो ग्रीन कलर का ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क दिख रहा है, दिस इज वासा रेक्टा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग यहाँ पे हैंडलेस लूप और वासा रेक्टा के बीच में काउंटर करंट मैकेनिज्म की बात करेंगे। कौन समझ आ गया। तो ये डायग्राम हो गया किसका, नेफ्रॉन का। अगेन इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
आपकी 11th क्लास की मेन एग्जाम के अंदर यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है फिर अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, तो आपको ऐसा डायग्राम बनाना है। तो इसका डायग्राम मैं एक बार वापस क्लियर बना रही हूँ, ठीक है। देखो बस इसके बाद ये आज का क्लास इतना ही ओवर हो जाएगा। चलो तो इसका वापस हम लोग एक फेयर डायग्राम बना देते हैं। तो ये चीज क्या था, एक आपको कप जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो इस कप लाइक स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलूं, दिस इज बोमन कैप्सूल, बोमन्स कैप्सूल। एंड बोमन कैप्सूल के अंदर मैंने बोला था कि यहाँ पे ये जो ब्लू कलर की सेल्स में बना रही हूं, जो आपकी नेक्स्ट क्लास में काम आएगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, पोडोसाइट्स, क्योंकि यहां से नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा, पोडोसाइट, ठीक है। एंड फिर हमने देखा था कि यहाँ पे आती कौन है, यहाँ पे आने वाली आर्टरीज को हम बोलेंगे क्या, इफेरेंट आर्टीरियोल। एंड यहां से एग्जिट करने वाली आर्टीरियोल, दिस इज इफेरेंट आर्टीरियोल। तो आपकी एग्जामिनर जो है, ये अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और अगर आप इसका डायग्राम ड्रॉ करते हो, और डायग्राम ड्रॉ करने के टाइम अगर ये चीज आप लोगों ने ध्यान नहीं रखी कि इसका डायमीटर ज्यादा है और इसका डायमीटर कम है, तो आपके एग्जामिनर को समझ आ जाएगा कि तुम्हें किडनी का डायग्राम एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता है, ठीक है। तो ध्यान रखना। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे डेवलप होगा एक कैपिलरी का नेटवर्क। और एक और चीज ध्यान रखना कि नेक्स्ट क्लास के अंदर जो ये डायग्राम नहीं पढ़ के आएगा बेटा, उसको नहीं कुछ समझ आ, ठीक है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि नेक्स्ट क्लास आपको समझनी है या नहीं। तो ये हो जाएगा, दिस इज कैपिलरी नेटवर्क। एंड कैपिलरी नेटवर्क को हम लोग यहाँ पे एक टर्म देते हैं, दिस इज ग्लोमेरुलस। तो ये हो जाएगा यहाँ से क्या, ग्लोमेरुलस। तो इस तरीके से हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे बोमन कैप्सूल प्लस कैपिलरी नेटवर्क दोनों को मिला के ये जो पूरा एंटायर स्ट्रक्चर जो बनेगा, दिस इज माल्पीजियन बॉडी। ये हो जाएगा मैल्पीजियन बॉडी, या फिर इसको हम लोग और बोलेंगे रीनल कॉर्पकल्स। ये क्लियर हो गया। चलो फिर आगे चलते। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये बोमन कैप्सूल जो है ये ओपन होगा यहाँ पे क्या, एक कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स के अंदर, और इसको मैं क्या बोलूंगी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। और कल की क्लास में, मतलब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे कि सबसे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स के अंदर होता है। फिर ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स जो है ये ओपन होगा यहाँ पे क्या, हैंडलेज लूप के अंदर। और हमने बात की थी कि हैंडलेज लूप की आपको दो आर्म्स दिखाई देंगे, एक आपको दिखाई देगा डिसेंडिंग आर्म और एक आपको दिखाई देगा असेंडिंग आर्म। तो आप डिसेंडिंग आर्म और असेंडिंग आर्म को अगर कंपेयर करोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि मैम डिसेंडिंग आर्म जो है वो आपको थिन दिखाई दे रहा है, और असेंडिंग आर्म आपको कंपेरेटिवली क्या दिखाई देता है, थिक दिखाई देता है। ओहो इधर कहां गया, ये हो जाएगा। और यहाँ पे बहुत सारी क्या होगी, नेफ्रॉन यहाँ पे आके ओपन हो रहे, तो इनको बोले जाएगा क्या, तो दिस इज कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो ये हो जाएगी यहाँ से कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। तो हम लोग कहाँ पे थे, ये था प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है जिसको डिस्कवर किया था साइंटिस्ट हैंडलेज ने, तो इसको बोला जाएगा हैंडलेज का ये लूप बन रहा है। और इस लूप के अंदर ये वाला जो आर्म जो नीचे जा रहा है, तो इसको बोला जाएगा क्या, डिसेंडिंग आर्म। तो दिस इज डिसेंडिंग आर्म। और ये आर्म वापस जो ऊपर जा रहा है, तो इसको मैं क्या बोलूं, दिस इज असेंडिंग आर्म। तो ये हो जाएगा यहां से क्या, असेंडिंग आर्म हो जाएगा। अब तो ये तो हो गया कंप्लीट। अब लास्ट बनाना है हमें क्या, ये जो इफरेंट आर्टेरियोल दिख रही है ना, तो ये फिर इफरेंट आर्टेरियोल जो है ये अब नीचे आएगी, और नीचे आके यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैपिलरी नेटवर्क प्रोड्यूस कर दिए।
मतलब ये एक बार फिर अगेन ब्रांच हो जाएगी, ठीक है। तो लाइक इस तरीके से, और ये पूरे नेफ्रॉन के आसपास क्या होगी, यहाँ पे लिपट जाएगी, मतलब कॉइल्ड हो जाएगी, यहाँ पे भी आ जाएगी। क्योंकि ये जो काम की चीजें होती है, इन चीजों को ये क्या करेगा, वापस रीएब्सॉर्ब करेगा। ये क्या है, दिस इज कैपिलरी। ये बेटा इसके अंदर ओपन नहीं हो रही है, जैसे एक ट्यूब है ना, ट्यूब के बाहर एक ट्यूब है। देखो इसको आप है ना कैसे भी बना सकते हो, यहाँ कोई कंपल्सरी नहीं है कि जो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ एग्जैक्टली। नेटवर्क है ना, तो नेटवर्क तो आपको जैसा मन करे वैसा बना दो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई किसी तरह का बाउंडेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये फाइनली हमारा बन गया क्या, ये बन जाएगा एक कैपिलरी नेटवर्क। बट इस कैपिलरी नेटवर्क को हम लोग ग्लोमेरुलस नहीं बोलेंगे। तो इसको हमने ग्लोमेरुलस टर्म क्यों दिया था, क्योंकि इसको आपको इससे डिफरेंशिएट करना है, क्लियर। और इसके अंदर ये जो यू शेप आपको दिख रहा है ना, यू शेप कैपिलरी नेटवर्क, इसके लिए हम एक स्पेशल टर्म यूज कर दे, वासा रेक्टम। वैसे इसका एक आपको रेटिकुलम मिलेगा, नेटवर्क मिलेगा। तो ये हमारे डायग्राम कंप्लीट हो गया किसका, नेफ्रॉन का। एंड देख लास्ट पॉइंट कि आपके पास नेफ्रॉन जो होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। बस इसके बाद क्लास ओवर होने वाली है। तो नेफ्रॉन हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं जस्ट्रा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन, और एक होता है मेड्यूलरी नेफ्रॉन। मेड्यूलरी नेफ्रॉन और एक होते हैं जस्ट्रा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन। इसका फुल फॉर्म लिख लेना, जस्ट्रा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन, इन साइड में दिया हुआ है फुल फॉर्म। अब इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ। तो ये हमारे पास क्या होता है, इधर वाला पार्ट बाहर वाला, दिस इज कॉर्टेक्स। नेफ्रॉन किडनी बढ़ाई थी ना, तो किडनी के अंदर ये वाला बीच वाला पार्ट क्या हो जाएगा, दिस इज मेडुला, और ये क्या होगा, कॉर्टेक्स। हमने पिरामिड की बात की थी ना, तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है क्या, नेफ्रॉन। तो ये नेफ्रॉन आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो ये क्या है, बोमन कैप्सूल, और ये क्या है, दिस इज हैंडलेज लूप। फिर ये क्या है, पीसीटी, ये क्या है, डीसीटी। एंड ये वापस कलेक्टिंग डक्ट कहां जा रही है, नीचे जा रही है मेडुला के अंदर। तो आप लोगों ने क्या क्या नोटिस किया है कि मैडम ये जो कैप्सूल हो गया, बोमन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, ये तो प्रेजेंट होता है कॉर्टेक्स वाले पार्ट के अंदर। बट हैंडलेज लूप और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल ये प्रेजेंट होती है कहां पे, मेडुला के अंदर। वापस देखो, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज बोमन कैप्सूल। फिर ये हो जाएगा पीसीडी, और ये हो जाएगा हैंडलेज लूप, ठीक है। फिर ये हो जाएगा डीसीटी, और ये वापस कलेक्टिंग डक्ट हो गई, है ना। तो अब देखो यहाँ पे मैंने नेफ्रॉन 2 तरीके के बनाए हैं, एक जिसमें हैंडलेज का लूप छोटा है, और एक जिसके अंदर हैंडलेज लूप क्या होगा, बड़ा होगा। अब ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी बेटा, कि हैंडलेज की जो डिसेंडिंग नाम होती है, इसका काम होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना। तो एक कॉमन सेंस हो गया बेटा कि जितना ज्यादा हैंडलेज लूप लंबा होगा, उतना ज्यादा वाटर कंजर्व होगा। तो इसका मतलब ये जो नेफ्रॉन होते हैं, ये आपको मिलेंगे 80% नेफ्रॉन, और ये आपको मिलेंगे 20% नेफ्रॉन, ठीक है। एक्चुअली नॉर्मली यूरिन फॉर्मेशन के अंदर, नॉर्मल यूरिन फॉर्मेशन के टाइम कौन फंक्शनल रहता है, जस्ट्रा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन फंक्शनल रहते हैं। बट जब आप पानी नहीं पियोगे, पानी के बॉडी के अंदर क्या हो गई, कमी हो गई, तो डिहाइड्रेशन के टाइम सिर्फ काम करेगा मेड्यूलरी। तो मेड्यूलरी नेफ्रॉन जो होते हैं वो कंडीशनल होते हैं। ये क्या होते हैं, ये कंडीशनल होते हैं। और कंडीशनल नेफ्रॉन मतलब ये, जब वाटर मतलब डी ओनली ये काम करेंगे, आपको डिहाइड्रेशन के टाइम ये काम कर दे, ओनली वर्क ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन, समझ आ गया। बट ये वाले नॉर्मल यूरिन फॉर्मेशन के अंदर काम आता है। और इवन
हम लोग बात करते हैं डेजर्ट एनिमल के बारे में। तो डेजर्ट जो एनिमल्स होते हैं ना, उनके अंदर कंपेरेटिवली इनका जो नंबर होता है मेड्यूलरी नेफ्रॉन का, वो ज्यादा होता है। नाउ इनको मेड्यूलरी नेफ्रॉन क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर आपने पूरा नेफ्रॉन का डायग्राम अगर देख रहे हो तो इसमें मैक्सिमम पार्ट क्या है, मतलब इसका मेजोरिटी जो है वो हैंडलिस का लूप काफी बड़ा है, तो इसका जो मेजर पोर्शन है वो मेड्यूला के अंदर प्रेजेंट है। तो मेजर पोर्शन मेड्यूला में प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इसको बोला जाएगा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। समझ आ गया? पक्का? तो इस तरीके से आज मैंने आपको आज चैप्टर का काफी पार्ट कवर कर लिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट शुरू करेंगे यूरिन फॉर्मेशन नेक्स्ट क्लास में। तो आई थिंक सो नेक्स्ट क्लास में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा पॉसिबली। ठीक है, बाकी ये है कि बेटा नेक्स्ट क्लास में मेजर पोर्शन तो चैप्टर का खत्म हो ही जाएगा। ठीक है, बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो अब आप लोग अच्छे से इसका बढ़िया सा डायग्राम बना लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।